नमस्कार दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन नासा की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। चांद से एक रॉकेट टकरा गया है जिससे चांद पर दो विशाल गड्ढे बन गए हैं, जिसमें एक गड्ढा 18 मीटर और दूसरा गड्ढा 16 मीटर व्यास का है। अगर यह गड्ढे किसी इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के होते तो आमतौर पर किसी एक रॉकेट से एक ही गड्ढा बनता है, लेकिन इस रॉकेट के टकराने से दो गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस्तेमाल हो चुके रॉकेट में आमतौर पर मोटर के अंत में सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, क्योंकि बाकी रॉकेट सिर्फ एक खोखला ईंधन टैंक होता है। लेकिन डबल क्रेटर यानी कि दो गड्ढे बनना यह बताते हैं कि चंद्रमा से टकराने वाली वस्तु के दोनों सिरों पर बड़ा द्रव्यमान था। लेकिन यह रॉकेट चंद्रमा पर आया कहां से? यह बहुत बड़ा सवाल है। कहीं रॉकेट किसी एलियन सोसाइटी से तो नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस में बसे एलियन धरती की तरफ रॉकेट भेज रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से पहले जानबूझकर यह रॉकेट की टक्कर करवाई गई है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। आइए आपको चांद की सैर पर लेकर चलते हैं और इन रहस्यों की असली सच्चाई का पता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की धरती पर कदम रखेंगे। वैसे तो इंसानों का चांद पर पहुंचने का सपना आज से 54 वर्ष पहले ही 20 जुलाई 1969 को पूरा हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर 54 साल बाद भी मानवीय बस्ती क्यों नहीं बसाई जा सकी? अगर आपको लगता है कि यहां पर कॉलोनी बसाने में सदियों लग जाएंगी तो आप बेहद गलत हैं। अगर वहां पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो हमारे पास वह टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे पास वह फ्यूल मौजूद है, हमारे पास वह एयरक्राफ्ट मौजूद है कि हम वहां जाकर अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, वहां अपने बेसेस बना सकते हैं, एक पूरी सभ्यता को वहां फला फूला सकते हैं। सिर्फ पानी और ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आपको बता दें, इसरो जल्द इतिहास रचने वाला है। इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा, जो वहां पानी की खोज करेगा। इस चंद्रयान में एक स्पेशल इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चंद्रमा की मिट्टी की स्टडी करेगा, उसकी कंडक्टिविटी की स्टडी करेगा, उसके नेचर की स्टडी करेगा। याद रखिएगा, चंद्रमा की मिट्टी को कहते हैं लिगोरिथ। इसके अलावा एक इक्विपमेंट लगा है जो भूकंप के बारे में पता लगाएगा। चंद्रमा पर भूकंप भी महसूस किया जा सकता है या नहीं? अगर महसूस किया जाता है तो कितनी तीव्रता का है और उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, उसकी स्टडी करेगा। अगर किसी को मून बेस बनाना है तो यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। और अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो गया तो भारत चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। चांद के डार्क साइड में लैंडिंग करना बेहद मुश्किल काम है और आज तक पूरी दुनिया में मात्र एक देश चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग अपने रोवर को करवा पाया है, और वो है चीन। लेकिन नासा ने हाल ही में कुछ दिन पहले चांद पर ऐसी घटना देखी जिसे देखकर नासा हैरान रह गया। नासा को चांद पर बहुत ही मिस्टीरियस रॉकेट क्रैश के सबूत मिले हैं। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि इससे चांद की सतह पर 2 बड़े गड्ढे बन गए हैं, और यह गड्ढे अब वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनते जा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि रॉकेट किसका था। और दूसरी वजह यह है कि
इससे पहले भी चांद पर कई रॉकेट टकराए हैं, लेकिन हर बार उनके टकराने से एक ही गड्ढा या क्रेटर बनता था। लेकिन इस बार 2 क्रेटर्स का बनना वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनता जा रहा है। यह गड्ढे ज्यादा पुराने नहीं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब रॉकेट का हिस्सा टूटकर चांद की तरफ आया तब उसकी स्पीड 9300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस गड्ढे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलने का कारण इसका ऐसी जगह पर मौजूद होना है जहां से पृथ्वी की दूरबीनों की नजर नहीं जा सकती। इसलिए इन गड्ढों की सही जानकारी मिलने में काफी टाइम और लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इसकी सैटेलाइट इमेज को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकेगा। चांद का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए जब कोई एस्ट्रॉयड इसकी तरफ आता है तो यह उसको रोक नहीं सकता। इसके अलावा पृथ्वी से भेजे गए रॉकेट भी चांद से टकराते रहते हैं। इसमें से कई रॉकेट तो वह होते हैं जिनको जानबूझकर चांद से टकराया जाता है ताकि टक्कर से होने वाली इफेक्ट की जांच हो सके। चांद पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। यहाँ बारिश, सर्दी, गर्मी, तूफान इत्यादि नहीं आते हैं। इसीलिए इसकी सतह हमेशा एक जैसी रहती है। उसका कोई इरोजन यानी कि कटाव या क्षरण नहीं होता, जिसकी वजह से एक बार जो गड्ढे बन जाते हैं वह मिटते नहीं हैं। 54 साल पहले जो वैज्ञानिक गए थे उनके कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं। लेकिन यह रॉकेट किसका है इसके बारे में कोई भी अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका है। पहले तो यह रॉकेट एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का माना जा रहा था, लेकिन फिर चीन का रॉकेट माना गया, लेकिन चीन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद यह रहस्य और अधिक गहरा गया। यह रॉकेट आया तो आया कहां से? क्या यह भारत की मून मिशन से पहले जानबूझकर टकराया गया है? इस रहस्य के अलावा कई और रहस्य हैं जिसने वैज्ञानिकों के नाक में दम कर रखा है, और वह रहस्य चांद पर बनने वाले टीलों के रहस्य हैं। जब वहां पर पर्यावरण नहीं है, जब वहां पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है, तो यह टीले क्यों बनते हैं? और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा एक रोवर चांद पर भेज रहा है। नासा 2025 तक एक बहुत बड़ा स्पेसशिप लूनर वेल्किन इमेजिंग स्पेसशिप भी चांद को भेजने वाला है। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लग जाएगा कि इन टीलों का निर्माण हुआ तो कैसे। इसके अलावा नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे। यानी कि नासा चांद के रहस्यों के लिए एक के बाद एक कोशिशें करता नजर आ रहा है, लेकिन हर बार गुत्थी उलझती ही जा रही है। इस बार इस रॉकेट के मलबे ने इसे और अधिक उलझा दिया है, क्योंकि इससे एक बार फिर से चांद के ऊपर एलियन सभ्यता के मौजूद होने की बातों को बल मिल गया है। नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन को मून की जमीन पर उतारा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एडर्निल चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। इसके बाद वह अगले 2 घंटे तक मून वॉक के मजे लेते रहे और वहां से कुछ मिट्टी के नमूने लेकर वापस आ गए। नासा के अनुसार इन दोनों के कदमों के निशान आज भी मून पर मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा और ना कोई ऑक्सीजन है। दोस्तों, नासा के इस मिशन में से किसी भी मिशन में कोई भी एलियन के निशान आज तक नहीं मिले, लेकिन सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों से कई बार ऐसा लगता रहा है कि एलियन की मौजूदगी है। एक एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरेन ने सैटेलाइट से खींची गई फोटो में एक ऐसी बिल्डिंग की पहचान की जिससे चांद पर एलियन की मौजूदगी का एहसास होता है। स्कॉट के अनुसार यह चीज चांद पर दिखने वाली दूसरी चीजों से काफी अलग थी और यह काफी रहस्यमयी भी थी। इसके कई दिन बाद नासा ने चांद की तस्वीरें अपडेट की, लेकिन इस बार स्कॉट के साथ साथ सारे वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि इस बार बिल्डिंग जैसी दिखने वाली चीज गायब थी। स्कॉट ने कहा कि यदि चांद पर कोई मौजूद नहीं है तो बिल्डिंग जैसी दिखने वाली चीज आज गायब कैसे हो गई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि निश्चित रूप से चांद पर कोई न कोई मौजूद है। बात इतनी सी होती तो भी ठीक था,
लेकिन वैज्ञानिकों को चांद के डार्क साइड पर भी कुछ अजीब सा मिला है। चांद का डार्क साइड वह हिस्सा है जो पृथ्वी से नजर नहीं आता। इस जगह वैज्ञानिकों को 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मिला है जो बाकी के चांद से काफ़ी अलग है, और यहाँ की मिट्टी उस मिट्टी से काफ़ी अलग है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब तरह का मेटल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले एक एस्टेरॉयड चांद से टकराया था जिसमें यह मेटल चांद पर रह गया, लेकिन इतना बड़ा एस्टेरॉयड यदि चांद से टकराता तो चांद 2 हिस्सों में टूट जाता। तो यह मेटल एक बार फिर एलियन थ्योरी को सही प्रूफ करता हुआ दिखता है। हो सकता है कि चांद पर अंडरग्राउंडेड एलियंस की बस्ती हो। अब इसरो भी अपने चंद्रयान मिशन से चांद पर छुपे इन रहस्यों को सुलझाने में जुटा है। अब देखना यह है कि इसरो इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाता है या नहीं। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो फिर कई बार होगी, और इससे चांद पर अलग अलग मिशन भेजकर चांद की इंक्वायरी इसरो कर सकता है। दोस्तों, आपको और हम सबको इसरो को इस मिशन के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए, इसलिए कमेंट में इसरो के लिए ऑल द बेस्ट जरूर लिख दें। धन्यवाद।